आज की इस गहन चर्चा में बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक विषय पर बात होने वाली है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से विचार करने जा रहे हैं, उसका मुख्य विषय है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 से लेकर 2024 तक की संपूर्ण सूची। हाँ, संपूर्ण सूची, महत्वपूर्ण उदाहरण और सबसे जरूरी बात, याद करने की अचूक ट्रिक्स, जिन्हें हम स्मृति सूत्र भी कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। एकदम। हमारे पास जो स्रोत सामग्री मौजूद है, उसमें दिए गए एक एक शब्द, एक एक तथ्य और उन सभी अचूक ट्रिक्स को बिना कुछ छोड़े या बाहर से जोड़े पूरी तरह से डिकोड करना है। और ये जरूरी भी है। बिल्कुल। अक्सर ऐसी सूचियों को देखकर लगता है कि इन्हें याद करना संभव है, मतलब इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन आज हम इस पूरी यात्रा को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि साहित्य सिर्फ पन्नों पर छपे शब्द या मनोरंजन का साधन नहीं होता। सही कहा। जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी भाषा और संस्कृति के विकास से जुड़ा है। अगर हम इस पुरस्कार की नींव की बात करें, तो स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में? हाँ, और इसके तुरंत बाद 1955 में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। एक और अहम बात यह है कि ये सम्मान केवल हिंदी तक सीमित नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अरे वाह! और अगर हम इस पुरस्कार के स्वरूप के विकास पर नजर डालें, तो वो भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। हाँ, शुरुआत में तो राशि बहुत कम थी। बिल्कुल। शुरुआत में जब ये पुरस्कार स्थापित हुआ था, तब नकद राशि केवल 5,000 रुपये हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साहित्य के सर्वोच्च सम्मान का दायरा और सम्मान राशि दोनों बढ़े। आज के समय में ये पुरस्कार एक बेहद खूबसूरत उत्कीर्ण ताम्रफलक, एक शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि के रूप में दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान को जो चीज सबसे ज्यादा प्रामाणिक बनाती है, वो है उसके नियम। बिल्कुल। तो इस पुरस्कार के लिए चयन के नियम और पात्रता क्या तय की गई है? देखिए, चयन के लिए मुख्य रूप से 4 कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं, जो इसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। पहला नियम है नागरिकता का, जिसका सीधा अर्थ है कि लेखक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा नियम प्रकाशन अवधि से जुड़ा है। इसके अनुसार कोई भी पुस्तक पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती, मतलब पिछले 5 वर्षों के भीतर ही प्रकाशित होनी चाहिए। 5 साल के अंदर? हाँ। तीसरा नियम थोड़ा भावुक करने वाला है, मरणोपरांत नियम। अच्छा। इसके तहत मरणोपरांत प्रकाशन तभी पात्र माना जाता है यदि लेखक की मृत्यु उन निर्धारित 5 वर्षों की अवधि के भीतर ही हुई हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक नियम है। एकदम। और चौथा तथा अंतिम नियम चयन प्रक्रिया का है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम चयन प्रक्रिया में विचार करने के लिए कम से कम 3 पुस्तकों का होना अनिवार्य है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये नियम सिर्फ औपचारिकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि पुरस्कार केवल उस साहित्य को मिले जो समकालीन हो, प्रासंगिक हो और जिसमें सचमुच उत्कृष्टता हो। ये सचमुच एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं साहित्य अकादमी के कुछ प्रथम और बेहद रोचक तथ्यों की। हाँ, स्रोत में 3 ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए स्वर्ण समान है। बिल्कुल। पहला तथ्य यह है कि हिंदी के प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिन्हें 1955 में उनकी रचना हिमतरंगिनी के लिए पुरस्कार मिला। हिमतरंगिनी। दूसरा तथ्य आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। प्रथम महिला विजेता कृष्णा सोवती थीं, जिन्हें 1980 में जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए सम्मानित किया गया। और तीसरा तथ्य थोड़ा हैरान करने वाला है। 1962 एक ऐसा वर्ष था जब हिंदी भाषा के लिए कोई पुरस्कार ही नहीं दिया गया। उन कड़े नियमों को देखते हुए 1962 का वो खाली वर्ष शायद इसी बात का संकेत है कि उस साल चयन समिति को निर्धारित मापदंडों पर खरी उतरने वाली पर्याप्त रचनाएं नहीं मिली होंगी। ये तो है। लेकिन यहाँ 1955 के हिमतरंगिनी पर एक विशेष स्पॉटलाइट डालना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं,
जिन्हें साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा? हाँ, विधा के दृष्टिकोण से ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं, बल्कि एक कविता संग्रह है। इसका महत्व इस बात में छिपा है कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम अकादमी पुरस्कार था। इसने आधुनिक हिंदी कविता में सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और भावुकता का एक ऐसा नया मानदंड स्थापित किया जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ तो राष्ट्रीय चेतना की बात है और दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की वो चुनौती, जहां 1955 से लेकर आज तक के इतने सारे नाम, वर्ष और रचनाएं याद रखनी होती हैं, जो कि बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन स्रोत सामग्री ने इस चुनौती का बहुत ही शानदार समाधान दिया है। हमारी पहली ट्रिक या कहें स्मृति सूत्र नींव के पत्थर यानी शुरुआती विजेताओं के लिए है, जो 1955 से 1960 तक के हैं। हाँ, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं सूत्र को। माखन ने वासुदेव और नरेंद्र के साथ राहुल को दिनकर की कला सिखाई। माखन ने वासुदेव और नरेंद्र के साथ राहुल को दिनकर की कला सिखाई। ये सुनने में एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा है। यही तो इस स्मृति सूत्र की खूबी है। चलिए इसे विस्तार से डिकोड करते हैं। बताइए। इस वाक्य में माखन से सीधा अर्थ है माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें 1955 में पुरस्कार मिला। इसके बाद वासुदेव से तात्पर्य है वासुदेव शरण अग्रवाल, जो 1956 के विजेता रहे। नरेंद्र का मतलब है आचार्य नरेंद्र देव, जिन्हें 1957 में सम्मान मिला। ठीक है। फिर आता है राहुल, जिससे राहुल सांकृत्यायन का नाम याद आता है 1958 के लिए। दिनकर से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की याद आती है 1959 के लिए। बिल्कुल। और अंत में कला शब्द सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना कला और बूढ़ा चांद का बोध कराता है 1960 के लिए। क्या बात है, ये सूत्र एक पूरे युग को एक ही वाक्य में पिरो देता है। एकदम। अब इसी शानदार लय और संदर्भ के साथ युग 1 यानी नींव के पत्थर, जो 1955 से 1959 तक है, उसके सभी विजेताओं की पूरी यात्रा को देखते हैं। चलिए। तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगनी से ये यात्रा शुरू हुई। फिर 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल अपनी रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या के साथ सामने आए। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए चुना गया। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए सम्मान मिला। ये शुरुआती रचनाएं कितनी गहरी और शोधपरक थीं। बिल्कुल। उस दौर में साहित्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास और दर्शन की जड़ों को सींच रहा था। सही कहा। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कालजयी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए सम्मान मिला। और 1960 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद ने कविता के क्षेत्र में ये परचम लहराया। फिर 1961 में भगवती चरण वर्मा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए सम्मानित किया गया। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, 1962 वो वर्ष रहा जब कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। हाँ, एक खाली वर्ष। इस अंतराल के बाद जब 1963 में पुरस्कार की वापसी हुई, तो अमृत राय की उत्कृष्ट जीवनी प्रेमचंद कलम का सिपाही को चुना गया। 1964 में अज्ञे जी ने आंगन के पार द्वार के लिए ये सम्मान प्राप्त किया। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए, और 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी साहित्यिक गहराई को आगे बढ़ाते हुए 1967 में अमृतलाल नागर की रचना अमृत और विष को ये राष्ट्रीय सम्मान मिला। 1968 में हरिवंश राय बच्चन ने 2 चट्टाने के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को उनके मशहूर और धारदार उपन्यास राग दरबारी के लिए नवाजा गया। राग दरबारी का आना अपने आप में एक संकेत था कि साहित्य अब समाज की विडंबनाओं पर सीधी चोट कर रहा था। बिल्कुल। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं एक नए दौर में, युग 2 गद्य और पद्य का स्वर्णकाल, जो 1970 से 1994 तक चलता है। इस कालखंड के प्रमुख चर्चित उपन्यासों और व्यंग्य रचनाओं को याद करने के लिए स्रोत में दूसरी अचूक ट्रिक दी गई है। वो वाक्य क्या है? वाक्य है, दरबार में तमस छाया, जिंदगी में विकलांगता आई। ये वाक्य अपने आप में थोड़ा गहरा और प्रतीकात्मक है। और ये प्रतीकात्मकता उन रचनाओं के मिजाज से बिल्कुल मेल खाती है। इस स्मृति सूत्र को भी खोलकर देखते हैं। चलिए।
दरबार का सीधा संबंध है श्रीलाल शुक्ल की कालजयी रचना राग दरबारी से, जिसे 1969 में पुरस्कार मिला। हाँ, जो हमने अभी पढ़ा। तमस से भीष्म साहनी के ऐतिहासिक और झकझोर देने वाले उपन्यास तमस का संदर्भ जुड़ता है, जो 1975 का विजेता था। जिंदगी शब्द से कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा याद आता है, जिसे 1980 में सम्मान मिला। बिल्कुल। और विकलांगता से हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना विकलांग श्रद्धा का दौर को याद रखा जा सकता है। क्या बात है! ये सूत्र सच में बड़े बड़े उपन्यासों को उंगलियों पर याद रखने का एक बेहतरीन जरिया है। तो चलिए इस गद्य और पद्य के स्वर्ण काल की पूरी सूची को इसी बौद्धिक गहराई के साथ समझते हैं। शुरू करते हैं 1970 से। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए सम्मानित किया गया। 1971 में नामवर सिंह की रचना कविता के नए प्रतिमान ने आलोचना के क्षेत्र में नए आयाम गढ़े। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए ये सम्मान मिला। 1973 का वर्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह आलोक पर्व के नाम रहा। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन की कविता मिट्टी की बारात को ये गौरव प्राप्त हुआ। 1975 में भीष्म साहनी का तमस सामने आया, जिसने विभाजन के दर्द को जीवंत कर दिया। और 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए पुरस्कृत किया गया। इन रचनाओं में समाज का यथार्थ बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहा था। एकदम सच। इसके बाद 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं नहीं मैं के लिए। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वो सूरज है के लिए। 1979 में धूमिल को कल सुनना मुझे के लिए। और 1980 में, जैसा कि हमने पहले बताया, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रुख के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। 1981 में त्रिलोचन की रचना ताप के ताए हुए दिन को चुना गया। इसके बाद 1982 का वर्ष आता है, जहां ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में एक दिलचस्प बारीकी देखने को मिलती है। वो क्या? देखिए, हमारी स्मृति ट्रिक के अनुसार 1982 के संदर्भ में हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना विकलांग श्रद्धा का दौर को याद रखा जाता है। हाँ। लेकिन स्रोत के मुख्य डेटा में उसी कालखंड के लिए उनके नाम के साथ खूंटियों पर टंगे लोग का भी उल्लेख किया गया है। अच्छा। परीक्षाओं की दृष्टि से अभ्यर्थियों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाओं और इस ऐतिहासिक बारीकी को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और अंततः इस स्वर्ण काल की सूची के अनुसार 1984 में रघुवीर सहाय को उनकी रचना लोग भूल गए हैं के लिए सम्मानित किया गया। अब हम एक बहुत लंबे और विविधता से भरे सफर पर निकल रहे हैं। ये है युग 3 और 4, नई लहर का साहित्य और सहस्राब्दी की आवाजें, जो 1985 से 2014 तक का दौर है। हाँ, इन 3 दशकों में साहित्य ने कितने नए रंग देखे, ये इन रचनाओं के नामों से ही झलकता है। युग 3 की शुरुआत 1985 से होती है, जहां निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी के लिए सम्मान मिला। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए। 1987 में श्रीकांत वर्मा की रचना मगध को चुना गया। और 1988 में नरेश मेहता को अरण्या के लिए। इन रचनाओं में प्रकृति, इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा द्वंद्व देखने को मिलता है। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए। 1990 में शिव प्रसाद सिंह के नीला चांद को सम्मान मिला। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर अपनी रचना मैं वक्त के हूँ सामने के साथ इस सूची में शामिल हुए। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए। 1993 में विष्णु प्रभाकर के चिंतनशील उपन्यास अर्धनारीश्वर को पुरस्कृत किया गया। 1994 में अशोक बाजपेयी को कहीं नहीं वहीं के लिए सम्मानित किया गया। 1995 में कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं को ये सम्मान मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए मात्र से एक गहरी वैयक्तिक और दार्शनिक खोज का एहसास होता है। बिल्कुल होता है। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में के लिए। और इस तीसरे युग के अंत में 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को उनकी अनूठी रचना दीवार में खिड़की रहती थी के लिए अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जैसे जैसे हम सदी के अंत की ओर बढ़ते हैं, साहित्य की भाषा और उसके विषय पहले से अधिक मनोवैज्ञानिक और शहरी जीवन के अंतर्द्वंद्व से जुड़ने लगते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। और अब हम प्रवेश करते हैं युग 4, सहस्राब्दी की आवाजें, 2000 से 2014 तक।
नई सदी की शुरुआत में। हाँ, 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं के लिए पुरस्कार मिला। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा वाया बाईपास के लिए 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए के बेहद चर्चित और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वाले उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए सम्मानित किया गया। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए 2005 में मनोहर श्याम जोशी अपनी विशिष्ट शैली की रचना क्याप के लिए इस सूची का हिस्सा बने। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से के लिए 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए पुरस्कृत किया गया 2009 में कैलाश वाजपेयी की रचना हवा में हस्ताक्षर को चुना गया 2010 में उदय प्रकाश की यथार्थवादी उपन्यास मोहनदास को सम्मान मिला 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं के लिए 2013 में मिदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए और 2014 में रमेश चंद्र शाह को उनकी रचना विनायक के लिए ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ। इन रचनाओं ने एक पूरी पीढ़ी की सोच को शब्दों में ढालने का काम किया है। इस तरह हमने सदी के बदलाव और नई सहस्राब्दी की साहित्यिक गूंज को समझा। अब हम सबसे ताज़ा और समकालीन दौर यानी युग 5 समकालीन साहित्यकार जो 2015 से 2024 तक हैं उसमें आते हैं। चलिए, 2015 में रामदरश मिश्र को आग की हंसी के लिए पुरस्कार मिला। 2016 में नासिरा शर्मा की रचना पारिजात को चुना गया। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को उनके विशाल ग्रंथ विश्वमिथक सरित सागर के लिए सम्मानित किया गया। और 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए ये सम्मान मिला। यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक बार फिर इस उत्कृष्ट रचना पर स्पॉटलाइट डालनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 2018 के इस पुरस्कार का हमारे समाज के लिए एक विशेष महत्व है। हाँ, देखिए, चित्रा मुदगल जी की ये रचना विधा के रूप में एक उपन्यास है, लेकिन इसकी विषय वस्तु बेहद मार्मिक और साहसिक है। यह एक किन्नर के जीवन और उनके अस्तित्व के लिए किए गए संघर्षों पर आधारित है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर। बिल्कुल। इसका महत्व इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा इस संवेदनशील और समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग की कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा साहित्य और अधिक समावेशी हो रहा है। बिल्कुल, साहित्य वही है जो अनसुनी आवाजों को मंच दे। आगे बढ़ते हैं इस समकालीन सूची में। 2019 में नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को के लिए पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए सम्मानित किया गया। 2022 में बद्री नारायण की कविता तुमड़ी के शब्द को यह सम्मान प्राप्त हुआ। 2023 में संजीव को मुझे पहचानो के लिए। और अंत में स्रोत सामग्री की नवीनतम और अद्यतन जानकारी के अनुसार 2024 में गगन गिल को उनकी उत्कृष्ट रचना मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1955 से शुरू हुई ये यात्रा 2024 तक आते आते कितनी समृद्ध हो चुकी है। बहुत ज्यादा। इस पूरी यात्रा के बाद अगर हम साहित्यिक प्रवृत्तियों या ट्रेंड्स का एक निचोड़ निकालें तो स्रोत में दिए गए एक पाई चार्ट से बहुत साफ पता चलता है कि 69 वर्षों के इस लंबे इतिहास में मुख्य रूप से कविता संग्रह और उपन्यासों का ही सर्वाधिक दबदबा रहा है। पोएट्री और नॉवेल्स का। हाँ, अन्य साहित्यिक विधाओं को इनके मुकाबले थोड़ा कम पुरस्कृत किया गया है। और एक बात जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि अकादमी ने समय के साथ अपना विस्तार भी किया है। अच्छा, कैसे? अब अकादमी केवल ये एक मुख्य पुरस्कार देकर नहीं रुक जाती, बल्कि विभिन्न पीढ़ियों और क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी प्रदान करती है। अरे वाह! उदाहरण के तौर पर स्रोत सामग्री में 2025 के युवा पुरस्कार के लिए पार्वती तिर्की का नाम उनकी रचना फिर उगना के लिए विशेष रूप से उल्लेखित है। साथ ही बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सुशील शुक्ल का नाम एक बातें 12 के लिए उद्धृत किया गया है। ये दिखाता है कि साहित्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। हमने स्रोत सामग्री का हर एक तथ्य, हर एक वर्ष और हर एक नाम पूरी प्रामाणिकता के साथ डिकोड कर लिया है। बिल्कुल। शोध का अंतिम संदेश बहुत ही मार्मिक और स्पष्ट है। साहित्य दर्पण है और भविष्य भी।
साहित्य केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने, समझने और समाज को दिशा देने के लिए है। एकदम सच। 1955 से 2024 तक की ये पूरी यात्रा केवल किताबों की सूची नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य के निरंतर विकास और उसकी गहरी सामाजिक चेतना का एक जीता जागता प्रमाण है। जो भी लोग आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस विस्तृत चर्चा से निश्चित ही लाभ होगा। सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।